बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 5 का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5.1 वर्क। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है। एमसीक्यू और शॉर्ट तो यहां से पक्का आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मैं आपको साथ साथ सारे एमसीक्यूज बना के दूंगा, बस वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। वर्क, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि वर्क सिंपल दो चीजों का प्रोडक्ट है, नंबर 1 फोर्स और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। हम यहां पे उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहां पे दो चीजों का जो प्रोडक्ट है ना वो वर्क कहलाएगा, एफ और डिस्टेंस यानी कि एस। क्लियर। तो फिर इसी से मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन पहले ना यहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर लॉन्ग आता है तो फिर इस तरह से आपने चीजों को सेट करते जाना है, ठीक है। तो बुक ने यहां से आपको एक्सप्लेन कर रही है, तो मैं वही डायग्राम यहां पे बना देता हूं, ये वाली, कि हमारे पास एक ब्लॉक है वुड का जिसको हमने एक टेबल पे प्लेस किया हुआ है, सही है। अब इस पे जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक यहां से यहां तक देखें मूव कर गया, तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस कवर किया है। यहां आप कह लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ना, जो फोर्स की डायरेक्शन थी अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने कवर किया है वो भी उसी डायरेक्शन के अलोंग हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर। तो इस तरह से देखिए यहां पे फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो फोर्स के लगने से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लिहाजा जो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये आपका वर्क कहलाएगा। तो आपने काम किया है ना, देखें ब्लॉक यहां से यहां आ गया, तो इसका मतलब आपका यहां पे वर्क हुआ है। तो उसी बात को यहां पे हम लिखेंगे मैथमेटिकल। तो देखें, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन अ टेबल इफ वी एक्सर्ट अ फोर्स एफ। ये हमारे पास टेबल जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था, जिसपे आपने फोर्स एक्सर्ट की एफ ऑन द ब्लॉक टू मूव इट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट। फिर वो जैसी फोर्स अप्लाई की तो ब्लॉक मूव कर गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो वही है जो फोर्स की डायरेक्शन थी, या कह लें कि फोर्स की डायरेक्शन की ही अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अच्छा जी, उसके बाद देन वर्क डन बाय द फोर्स। तो फिर उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो बेटा क्या होगा, वो होगा जी वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इन दो चीजों का प्रोडक्ट वर्क डन कहलाता है। ये वही दो चीजें नहीं है, देखें यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से बुक आपको यहां पे बता रही है, ठीक है। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस ही है। देखिए ना, बुक यहां पे वर्ड यूज कर रही है डिस्टेंस, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अगर हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको आप सिंपल डी भी कह सकते हैं, या फिर बेटे उसको आप सिंपल एस भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये खाली डी या फिर एस। अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो चाहे आप खाली डी लिखें या खाली एस लिखें। तो फिर ये देखिए इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब सिंपल एफ, ऊपर एरो नहीं आएगा, ये मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप एस लिखें या खाली डी लिखें, ऊपर एरो नहीं लगाना। तो ये आपके पास वर्क का फार्मूला आ गया। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, आप चाहें तो डी भी यूज कर सकते हैं। लो जी, आपके पास वर्क का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। तो दो चीजों का प्रोडक्ट ही है, एफ एंड डी। क्लियर। अब याद रखिएगा, नोट कर ले, ये फार्मूला वर्क का आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही हो, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी तो आप यहां तक एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहां से देखें, इस फार्मूले से वर्क दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस। अभी एक और आगे तीसरी चीज आएगी, एक और फार्मूला आएगा जिसमें वह 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी फिलहाल इस फार्मूले से याद रखिएगा कि वर्क दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहते हैं तो डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह आपका शॉर्ट बन सकता है कि वर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस फार्मूले के तहत 2 पे, वैसे अब
आगे एक और फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें 3 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां से फोर्स 0 हो जाए तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। अगर डिस्टेंस 0 हो जाए तब भी वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो फिर यहीं से बुक ना आगे एक बात जोड़ रही है, वो मैं आपको यहां से बता देता हूं, यहां से। ठीक है, ये वाला आप पैराग्राफ अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि इफ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि एक बॉडी पे फोर्स तो लग रही है, एक्सर्ट की जा रही है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहां पे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या है? 0, देन नो वर्क इज डन, तो फिर इसका मतलब होगा वहां पे वर्क भी नहीं होगा। उसकी बुक ने एग्जांपल दी है, जैसे ये बंदा जो है ना, एक पक्की मजबूत दीवार पे फोर्स लगाई जा रहा है, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दीवार तो जाहिर सी बात एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। तो यहां पे देखें फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो 0 को F से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा बेटे? 0 हो जाएगा। यही बात देखें, यहां पे मैंने डायग्राम भी बना दी है कि एक दीवार है, बंदा उस पर क्या किया जा रहा है? फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, तो दीवार हिलेगी नहीं। तो एक जगह से उसने दूसरी जगह मूव भी नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आप यहां पे एक दीवार है, लगाए जरा फोर्स, लगाई जाए लगाई जाए लगाई जाए लगाई जाए, अब दीवार यहां से आगे चली गई है ना? नहीं ना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो फिर वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह फोर्स 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये भी केस आ सकता है। ठीक है, तो बहरहाल इन दोनों में से जो चीज 0 होगी तो वर्क 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं जी, अगली बात यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो दीवार पे आप फोर्स लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, शाम तक लगाते रहे, तो आप तो एनर्जी लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप वर्क तो कर रहे हैं। एक तरीके से जरा सोचें तो वर्क तो कर रहे हैं ना यार, आप थक गए हैं। लेकिन देखें फिजिक्स क्या कह रही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ नहीं, तो लिहाजा वर्क आपने किया नहीं। तो इसी तरह से एक बंदा सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करता है, एक ही जगह पे बैठ के, शाम को वो क्या कहेगा? यार मैं बहुत थक गया हूं, आज मैंने बहुत काम किया है। तो आप क्या उसकी बात मानेंगे कि किसने काम किया है? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस फार्मूले को, इसमें डिस्प्लेसमेंट जरूरी है फोर्स के लगने के साथ साथ। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है, वो तो इधर उधर हिला ही नहीं है, एक ही जगह पे बैठा था, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो लिहाजा वर्क क्या हो गया? 0। तो आप उसको कहेंगे यार आप झूठ बोल रहे हैं, कहां से आपने वर्क किया? वर्क तो 0 है, आप तो एक ही जगह बैठे रह गए, डिस्प्लेसमेंट तो आपने कवर किया ही नहीं है। तो वो आपको फिर बदले में क्या जवाब देगा? ठुकाई करेगा ना कि भाई खैर है, सुबह से शाम तक मैं काम करता रह गया। तो इसका मतलब वो अपनी थकन की वजह से वर्क का नॉन साइंटिफिक मीनिंग ले रहा है। वर्क के 2 ही मीनिंग होते हैं, साइंटिफिक मीनिंग और नॉन साइंटिफिक मीनिंग। हम यहां पे फार्मूले को यूज करते हुए जो मीनिंग ले रहे हैं वो साइंटिफिक मीनिंग है, कि हम 2 चीजों को चेक कर रहे हैं कि फोर्स के लगने से डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। ये साइंटिफिक मीनिंग है। वो जो बंदा सुबह से शाम तक बैठ के बेचारा काम कर रहा है एक ही जगह पे, बेशक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो नॉन साइंटिफिक मीनिंग ले रहा है कि उसको थकावट होगी है। तो थकावट बेसिकली वो नॉन साइंटिफिक मीनिंग है, जिसका मतलब उसने नॉन साइंटिफिक मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क किया है। सही है ना? तो ये भी आप सोच सकते हैं। बहरहाल हम यहां पे जो फिजिक्स की रूल से बात कर रहे हैं ना, फार्मूले के तहत उन चीजों को लेके चलेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आ जाए जी यहां पे सिमिलरली सेकंड पॉइंट बुक ये बता रही है कि इफ द बॉडी, यानी कि फोर्स बॉडी पे लग रही है, बॉडी जो है वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे ये कार है, अब इंजन कार पे फोर्स तो लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, कार मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कार मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? शाबाश बोले 0। पीछे पढ़ा के आया हूं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? देखे ना यहां पे वो कह रहे हैं वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन बेटे क्या हो जाता है? 0। बात समझ आ रही है? अब एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। देखे ना, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगी बेटे? 0, क्योंकि ma होता है ना, तो a की जगह 0 लिखेंगे, फोर्स क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब देखें वर्क लगाएं भाई, वर्क इज इक्वल टू होता है Fd। तो अब F क्या हो चुका है? 0। तो यहां पे 0 पुट करेंगे तो आंसर सारा 0 नहीं हो जाएगा, तो वर्क क्या हो गया? 0। तो इस तरह से यहां पे भी देखें वर्क 0 हो गया। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो तब भी वर्क क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बेटे बुक बात कर रही है यहां पे सही है कि देखें द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वर्क विल बी 0। तो ये दोनों पॉइंट्स यहां पे आपने मेंशन कर लेने। लो जी, ये बुक का पेज जो है ना ये खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। यही कुछ आप तैयार करेंगे जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। आसान है ना? अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास यहां से
कि अगर एक बॉडी, चलो लाइट भी चली गई है, अगर यहां से देखे ना, यहां पे तो फोर्स लग रही थी पैरेलल, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एंगल 0 बढ़ रहा था, 0 के अलोंग आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे। अब फोर्स किसी एक एंगल, खास एंगल थीटा पे आप अगर अप्लाई करते हैं तो फिर वर्क क्या होगा? तो फिर ये देखें, ये वाला केस है, ये ब्लॉक जिसपे आप देखें कि फोर्स किसी न किसी खास एंगल पे लग रही है। अब 0 के अलोंग नहीं लग रही, मतलब थीटा 0 नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लग रही फोर्स, बल्कि किसी एक खास एंगल थीटा पे लग रही है। यहां पे इस बॉडी पे देखें तो यहां पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो अब वर्क क्या होगा? अब वर्क 0 नहीं होगा, अब वर्क होगा एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा यूज हो रहा है, थीटा इन्वॉल्व हो गया। ये उस तरह की एग्जांपल है जैसे बचपन पे आप खिलौने, एक ट्रैक्टर मिलता था, या जीप समझ लें, कार छोटी समझ लें, प्लास्टिक के खिलौने मिलते थे, उसके आगे ना बिल्कुल फ्रंट पे एक हुक लगा होता था छोटा सा। जैसे यहां पे देखें, मैंने एक ट्रॉली की एग्जांपल ली है, यहां पे एक छोटा सा हुक लगा हुआ है, तो हम उस जीप के आगे जो हुक होता था उसके साथ ना थ्रेड, धागा बांध के ना अटैच करके ऐसे फिर खींचते थे, ऐसे धागा बांध के ना ऐसे टीटी, याद है ना? तो अब वो क्या जीप या ट्रैक्टर ट्राली जो है ऊपर उठाती थी? नहीं ना, बल्कि वो उस सरफेस पे, रोड पे ऐसे चलती थी और हम ऐसे खींचते थे। तो ये देखें, इनक्लाइंड, किसी न किसी खास एंगल पे थीटा, विद थीटा हमारी फोर्स लग रही है। तो जब आप किसी खास एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पे भी वर्क होगा, लेकिन वो फोर्स दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है। एक कंपोनेंट वो जो उसको थोड़ा सा ऊपर खींचने में लग रहा है, और एक उसको आगे मूव कराने में फोर्स लग रही है। तो वो फोर्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है, लेकिन यहां वर्क होगा। तो फिर वही बात यहां पे देखें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही जीप ट्राली समझ ले, जिसके हुक पे हमने यहां पे धागा बांध के ना यहां पे फोर्स लगाई है किसी एक खास एंगल थीटा पे। अब जाहिर सी बात है, ये फोर्स दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक कंपोनेंट होगा बेटे इसका अलोंग वाई एक्सिस ये वाला, और इसी तरह से एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला, जो इसको आगे मूव करवाएगा। ये ऊपर थोड़ी उठ जाएगी, ये आगे मूव करेगी। ये तो आपने किया है ना प्रैक्टिकली। तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका नाम होगा एफ कोस ऑफ थीटा, और ये होगा एफ साइन ऑफ थीटा। अब हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? यहां से देखें, एफ और डी सेम डायरेक्शन में है, तो हम वो फोर्स का कंपोनेंट यूज करेंगे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो ये वाला कंपोनेंट है, तो हम ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। तो फिर यहां से फार्मूला क्या बन जाएगा? देखें, वर्क डन इज इक्वल टू, ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो इसको लिखें कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स अलोंग द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट ये है, इसको हम आगे लिखेंगे। उसके बाद क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क के फार्मूले में दो चीजें आएंगी ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लेना है, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यहां से लेनी है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है। तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा बेटे? वर्क इज इक्वल टू, भाई कंपोनेंट फोर्स का अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये वाला, एफ कोस थीटा, साथ में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो वो क्या होगी? सिर्फ डी कह ले या एस कह ले। क्लियर है यहां तक? तो बेटे ये फार्मूला बन गया। अब इसको तरतीब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एफ डी कोस थीटा, डी की जगह एस भी लिख सकते हैं। लो जी, ये आपका अब वर्क का फार्मूला आ गया है यहां से, कि जब फोर्स किसी खास एंगल थीटा पे अप्लाई हो रही होगी तब वर्क का फार्मूला होगा एफ डी कोस ऑफ थीटा। अब इसका मतलब वर्क कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? तीन, दो पीछे बता दी एफ और डी, यहां पे एक नई चीज आ गई थीटा, कि वर्क जो है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? तो आपने यही तीन पॉइंट्स याद रख लेने कि वर्क जो है वो बेटे फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, और थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है जी यहां तक? लो जी, फिर इसी फार्मूले को हम फर्दर, याद है आपको कि ए डॉट बी को कैसे लिखते थे? ए डॉट बी अगर आ जाए तो इसको लिखते हैं ए बी कोस थीटा। ये याद रख लें, अगर नहीं पता तो याद रख लें कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाए, जैसे वेक्टर ए है फिर वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो इसको लिखने का तरीका है कि डॉट को खत्म करके कोस लगाया जाता है। ए डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा है, बस ये जहन में रख ले, रट्टा मार ले अगर नहीं पता तो। इसी तरह यहां पे देखें, ये एफ डी कोस थीटा है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो देखें, डॉट को खत्म करेंगे दोबारा वही बन जाएगा एफ डी कोस थीटा। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह लिखने से फायदा पता है क्या होगा?
मैं आपको बताने लगा हूं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्ट कहूंगा कि स्केलर तो आप याद कर लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्यों। अब आपको याद हो जाएगा। याद कर लें कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्ट स्केलर आता है। ये हम आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे, आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी फिलहाल याद रख ले कि दो वेक्टर, अब फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जब भी लिया जाएगा तो रिजल्ट स्केलर आएगा। बस ये निशानी याद रख ले। अब देखो, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर। तो वर्क फिर क्या हुआ? स्केलर। तो फिर हम यहां पे लिख लेते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट बेटे जहन में रखिएगा, ठीक है ना। लो जी, टॉपिक यहां तक खत्म हो गया। अब इस फार्मूले से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे उधर से, हम क्या करेंगे? यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो एसए यूनिट ऑफ द वर्क, वर्क का एसए यूनिट कौन सा होगा बेटे? वो होता है जॉउल। ठीक है, याद रख ले, वर्क का जो एसए यूनिट होगा वो बेटे क्या होगा? जॉउल होगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद 1 जॉउल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। ये ना बुक यहां पे जिक्र कर रही है इस यूनिट का, ये इस पेज पे यूनिट्स ऑफ वर्क, यहां से बता रहा हूं ये बात, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो देखें, वर्क का आ गया जॉउल, 1 जॉउल इज इक्वल टू एफ का 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर। तो 1 जॉउल बराबर होगा 1 न्यूटन 1 मीटर। सही है। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, तो 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जॉउल बराबर होगा 1 न्यूटन मीटर के इक्वल। तो जॉउल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल है, ठीक। लेकिन जॉउल एसए यूनिट है वर्क का। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जहन में रखिएगा, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर बेटे? अब 1 जॉउल को अगर डिफाइन करना हो, ये डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट में, तो आप इस तरह से, यही फार्मूला, बस यहीं से आप डेफिनेशन खुद बना लें। 1 जॉउल वर्क इज डन when a 1 Newton force acting on a body moves it through a distance of 1 meter in its own direction। कि अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और उसी डायरेक्शन में कवर करेगा जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये आपका 1 जॉउल है, ठीक है। तो 1 जॉउल को आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे। लो जी, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब लास्ट में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के तौर पे, वो आपको बताते हैं। और यहां से ना 1-2 एमसीक्यूज यहां से, बाकी सारा कुछ हो गया, सिर्फ यही पोर्शन रह गया। यहां से मैं आपको यहां पे डिफरेंट एमसीक्यूज बता देता हूं और लास्ट में ये वाला ग्राफ डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बेटे यहां पे पहले देखें, बिगर यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ये वाले बिगर यूनिट्स दिए गए हैं, ये वाले, ठीक है। तो यहां पे देखें, बिगर यूनिट क्या होगा अपना वर्क का? वो होगा किलो जॉउल। तो किलो जॉउल जो है वो जॉउल से बिगर यूनिट है। तो 1 किलो जॉउल का मतलब है, किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ प्रीफिक्सेस है ना, तो 10⁻³ आ जाएगा, किलो की जगह आगे आ गया जॉउल। तो 1 किलो जॉउल बराबर होता है 10⁻³ जॉउल के। सही है। इसी तरह से 1 मेगा जॉउल आ जाए, मेगा भी क्या है? प्रीफिक्सेस। तो इसका मतलब होगा मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ आगे क्या है? जॉउल। तो 1 मेगा जॉउल का मतलब 10⁻⁶ जॉउल है। तो ये आपके पास बिगर यूनिट है। लो जी, कहानी यहां तक एंड हो गई। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या? इफ थीटा इज 0 देन वर्क क्या होगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। या वो आपसे ये कह सकता है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जैसे यहां पे था, देखो फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो डी और एफ के बिटवीन एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब यहां पे थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो अगर ये वाला केस आ जाए तो फिर वर्क क्या होगा? तो देख लेते हैं। वर्क का फार्मूला आप जानते हैं, एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अब थीटा की जगह यहां पे क्या लगा देंगे बेटे? 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, चेक कर ले। तो 1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया वर्क का? एफ डी। भाई 1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा ना? वह नहीं, एफ डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी ही आएगा। तो ये आपके पास आ गया एफ डी। अब एफ डी यहां पे जो आया है, इस बात का मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू आई है ना वर्क की। एफ की वैल्यू होगी, डी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी ना, तो इसका मतलब आंसर मैक्सिमम आया है। तो जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, या कह ले एफ और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, तब आपका वर्क मैक्सिमम आता है। वर्क क्या आता है बेटे? मैक्सिमम आता है। यही ऑप्शन आपको एमसीक्यू में मिलेगी। ये एमसीक्यू बन के पक्का आएगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो फिर वर्क क्या होगा? पैरेलल में एंगल 0 होता है तो वर्क मैक्सिमम होगा।
या वो ये कह सकता है कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 0, 90, 180, 45, इस तरह से एंगल देगा। तो आप समझ गए कि भाई थीटा जब 0 होता है तो वर्क मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से वो जैसे मर्जी एमसीक्यू पूछे आपको आना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? अब आ जाए जी, आगे चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, तब वर्क क्या होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, बुक यहां पे एग्जांपल दे रही है एक बैग की, हमने वहां पे बाल्टी बना रखी है। बात एक ही है, बैग उठाए या बाल्टी उठाए, सही है। तो यहां से जरा समझिएगा, ये हमने सपोज करें कुएं से या किसी खोदी हुई जगह से ना, जैसे पुराने जमाने में पुरानी मूवीज में हम देखते थे ना कि पानी नीचे से कुएं से निकालते थे, उसी तरह से सपोज करें हमने बाल्टी पानी की भरी, ऐसे बाल्टी पानी की भरी हुई है, अब हमने उसको ऐसे उठाया। अब ये देखें, आपने फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपने फोर्स लगाई, अब ऐसे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस डायरेक्शन में। देखें, फोर्स लगाई अपवर्ड, फिर आपने जब बाल्टी उठा ली, अब आप आगे चलने लग गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल देखें जरा, यहां पे फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। एंगल क्या बन रहा है बेटे, एंगल शाबाश बोले क्या बन रहा है बेटे, 90 डिग्री। इसका मतलब इस केस में आपका वर्क क्या होगा, 0। अब मैं सारा दिन यहां से बाल्टी ऐसे भर भर के उठाता रहूं, वहां गिराता रहूं, सारा दिन ऐसे करते रहे आप। शाम को मैं आपसे वहां भी वर्क किया है, आप कहेंगे सर जी पैसे निकाले, हमने वर्क किए, आपने हमारे काम जिम्मे लगाया था कि यहां से पानी भर भर के वहां पे गिराते रहो। अब मैं कहूंगा ना ना ना, आपने काम किया ही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं उसका साइंटिफिक मीनिंग एंगल को यूज करते हुए। तो थीटा तो बन रहा था 90, तो जब आप 90 पुट करेंगे, ये देखें एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 लगाए जरा, कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 होता है 0, 0 को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सारा 0। तो मैं तो कहूंगा आपने वर्क किया ही नहीं है। तो बदले फिर आप मुझे बताएंगे कि अच्छा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे मान लेते हैं आप, ठीक है। तो फिर दूसरा तरीका भी तो होता है ना बनवाने का। तो बहरहाल देखें, जब आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, चाहे आप काम कर रहे हैं देखने के लिहाज से, लेकिन फिजिक्स कह रही है कि आप वर्क नहीं कर रहे। फिजिक्स की रूल से आपने वहां काम बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 90 बन रहा था। जब आपने 90 पुट किया तो आंसर सारा 0 हो गया। तो इस 0 को आप क्या बोलते हैं, मिनिमम भी बोल सकते हैं। ये भी समटाइम्स ना मिनिमम की ऑप्शन आ जाती है। 0 की ऑप्शन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 0 की ऑप्शन ही लगाइएगा जब एंगल 90 हो। लेकिन अगर 0 की ऑप्शन ना हो तो मिनिमम की ऑप्शन नजर आए तो वो भी लगा सकते हैं। ये आपका सेकंड एमसीक्यू था। क्लियर है यहां तक? अब अगली बात जरा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वर्क क्या होगा। अब 180 एंगल बनेगा कैसे, इसी केस को दोबारा लेता हूं। अब जरा तवज्जो देनी है बेटे, बाकी सारे काम छोड़ दे, तवज्जो दें, लिखना भी छोड़ दे। अब दोबारा आपने यहां से देखें, वही भरी हुई बाल्टी पानी की ऐसे उठाई। अब देखें ऐसे उठाई, नीचे से ऊपर उठाना है बस। तो इसका मतलब बाल्टी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ना, नीचे से ऊपर बाल्टी आई है ना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। अब वो आपसे इसी बस आपने ऐसे उठाई, बाल्टी नीचे से ऊपर आई तो बाल्टी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहीं पे वो आपसे पूछेगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स वर्क बताओ। इसी केस में वो पूछेगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, अप्लाइड फोर्स नहीं। अप्लाइड फोर्स तो वो थी जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया है। तो आपने पहले एमसीक्यू की स्टेटमेंट पे गौर करना है। वो अप्लाइड फोर्स कह रहा है, कौन सी फोर्स कह रहा है, फ्रिक्शन की फोर्स कह रहा है, ग्रेविटी की फोर्स कह रहा है। अब देखें इस केस में ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने बाल्टी ऊपर उठाई, अब मैं पूछ रहा हूं यहां पे बताएं वर्क ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। अब आप समझ जाएंगे कि अच्छा ग्रेविटी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट बाल्टी गई है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, ग्रेविटी की फोर्स लगती है बाल्टी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, तो मैंने उसको ना यहां पे बना दिया। देखें ये ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, इसको जी लिख दूं, समझ जाइएगा कि ग्रेविटी की फोर्स है। क्लियर? अब देखो जब उसने कहा कि ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स आप वर्क बताएं, तो फोर्स ग्रेविटी की लगेगी इस बाल्टी के ऊपर नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ। तो दोनों क्या है, अपोजिट, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। बात समझ आई? तो अब देखें थीटा इज इक्वल टू 180 यहां पे बन रहा है, तो वर्क निकाल रहे हैं। तो एफ डी कोज, अच्छा ये आगे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी भाई, यहां पे रिजल्ट लिखेंगे। यहां पे देखें एफ डी कोस थीटा, फार्मूला लगाया, एफ डी कोस थीटा की जगह क्या लगाऊं, 180 डिग्री। कोस 180 क्या होता है बेटे, कोस 180 होता है माइनस का 1, माइनस का 1। तो माइनस 1 को एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ डी ही आएगा। अब देखो ये आपका वर्क हो आ गया।
इसका मतलब अब भी कुछ ना कुछ वर्क है लेकिन नेगेटिव में है। तो वर्क नेगेटिव हो सकता है? आप कहेंगे यस, नेगेटिव वर्क हो सकता है। ये नेगेटिव आ गया तो इसको आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट के मुताबिक आप इसको बोलेंगे नेगेटिव मैक्सिमम। ये वर्क कैसा आया है बेटे? नेगेटिव मैक्सिमम। इसको आपने मिनिमम नहीं बोलना, ये नेगेटिव में मैक्सिमम वर्क है। देखो ना, ये मैक्सिमम था तो ये नेगेटिव मैक्सिमम वर्क है। क्लियर है जी यहां तक? अब यहां पे अगला नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्क नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ड्यू टू, यहां पे लिख देता हूं नोट कि वर्क नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने देखा है ना, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या आया है अपना, सॉरी, ड्यू टू ग्रेविटी वर्क क्या आया है? नेगेटिव। इसी तरह से ड्यू टू फ्रिक्शन भी क्या हो सकता है? वर्क नेगेटिव आएगा। कैसे? ये देखें, ये कार है, अब इसमें सपोज करें ये आप फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कौन सी है बेटे? अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है कवर, तो अब यहां पे तो एंगल बनेगा 0 क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वजह से आप वर्क पूछ रहे हैं। लेकिन अगर वो इसी केस में ये कह दे कि बॉडी कार आगे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन आप बताएं ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस फोर्स, आगे जो हवा की फोर्स लग रही है, या वो कह ले ड्यू टू फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीटवीन फ्रिक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। और वो फ्रिक्शन की फोर्स तो इस फोर्स को अपोज करती है ना, तो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरफ हो रही है ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। अब वो ड्यू टू जब फ्रिक्शन वर्ड यूज करेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो तो होती है अपोजिट इस फोर्स के, तो वो फोर्स लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों देखें क्या है? अपोजिट। तो अपोजिट में एंगल क्या होता है? 180। 180 की वजह से आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन भी वर्क नेगेटिव होगा और ड्यू टू ग्रेविटी भी वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है जी? अच्छा, यहां पे मेरी नजर पड़ गई है कि यहां पे अगर ये वाली स्टेटमेंट एमसीक्यू में दे दे तो वर्क विल भी 0, यहां पे 0 लिख लीजिएगा। यहां पे मैंने समझा दिया, यहां पे लिखना भूल गया हूं तो यहां पे 0 आएगा बॉक्स में। बच्चा समझे, पता नहीं बॉक्स में क्या आना था। सही है ना? अब लास्ट में है जी कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय अ ग्राफ, यानी कि ग्राफ की मदद से आपने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला ग्राफ आपको समझा देते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, बॉडी पे जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जा रही होगी तो ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे यहां पे देखें ना, अलोंग वाई एक्सिस हमने फोर्स ली, अलोंग एक्स एक्सिस हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। तो एफ डी ग्राफ बेसिकली हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जब बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है। अब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है तो आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस बना देंगे। देखें ना, लाइन ऊपर नहीं जा रही, अगर ऊपर जा रही होती तो इसका मतलब होता फोर्स बढ़ रही है, लेकिन देखें हम जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है? फिक्स्ड, कांस्टेंट। जो भी वैल्यू होगी वो एक ही है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। वो चाहे आप लाइन यहां पे लगा दें, ऐसे लगा दें, इधर लगा दें, ऊपर लगा दें, जिधर भी लगाएंगे वो वैल्यू फिक्स्ड होगी फोर्स की। तो इसका मतलब फोर्स क्या है? कांस्टेंट। तो जब एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाए तो एफ डी ग्राफ आपका ये बनेगा कि मतलब एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? अब यहां से अंडर दिस ग्राफ आप क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। देखते हैं वो एरिया किसके इक्वल आता है, या कह लें कि एफ डी ग्राफ का जो आपके पास एरिया आता है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो देखते हैं अभी इसको निकालने का तरीका यह है कि आप इस तरह से ना पहले यहां पे शेड कर दें, अंडर दिस ग्राफ ये वाला एरिया शेड कर दें, ठीक है? अब देखें ये आपके पास क्या बन रही है? ये तो बन रही है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया का फार्मूला आपको याद है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है? बेस इंटू हाइट, जो मर्जी आप बोल लें, सही है? तो लेंथ इंटू विड्थ आ गई। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया? एफ मल्टीप्लाई, इधर क्या है? डी। चाहे वो पहले लिखें डी, एफ बाद में लिखें, दो साइड्स ही है ना, तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बेटे आप खुद देखें कि ये जो एफ डी होता है, एफ डी या एफ एस, ये किसके इक्वल होता है? ये तो होता है वर्क के इक्वल। तो फिर यहां से देखें एफ डी ग्राफ का जो एरिया आता है वो किसके इक्वल आता है? वो वर्क के इक्वल आता है। तो आपसे एमसीक्यू में क्या पूछेगा कि भाई एफ डी ग्राफ का जो एरिया है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? तो आप कहेंगे एफ डी ग्राफ का एरिया हमें वर्क की इंफॉर्मेशन देता है, तो वर्क की ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह यहां पे देखें बुक ने एफ मल्टीप्लाई एस, हमारा एफ मल्टीप्लाई डी, डी की जगह एस लिख सकते हैं, सही है? तो इस तरह हमने इस ग्राफ से वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली एरिया निकालना है जो कि वर्क इक्वल आ जाता है। लो जी, ये था आपका आज का फर्स्ट टॉपिक। 100% आपको हर एक चीज मैंने यहां से समझा दी है। ये थ्योरी सारी यहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने यहां पे लिख दिया ना, अगर लॉन्ग आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह से लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी अगर शॉर्ट या एमसीक्यू आता है तो जिस तरह का मर्जी वो कंसेप्चुअल एमसीक्यू भी बना दे, बस आपको टॉपिक अगर इस तरह से तैयार है
तो मैं गारंटी दे रहा हूं जो मर्जी एमसीक्यू आ जाए इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, आपको आता होगा। क्लियर है जी? दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।